हेलो दोस्त, कैसे हो आप? फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक के 4th पार्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले का पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो जाकर अभी सुनिए, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बुक लिखा गया है कैलाश मांजू बिश्नोई जी द्वारा। तो फ्रेंड्स, मैं चोमू स्वागत करता हूँ आप सभी का संतोष रीडर यूट्यूब चैनल पर। तब चलिए अब ऑडियो बुक को सुनते हैं और जानते हैं इसके आगे का स्टोरी, यानी कि पार्ट 4 को। 12 लबासना, एक रोमांस सेंटर। मैं आईएएस एग्जाम का इंटरव्यू दे रहा था। वो बीए कर रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था। वो आईएएस प्रीलिम्स में फेल हो रही थी। मैं इंटरव्यू दे रहा था। वो भी अब इंटरव्यू दे रही थी। मैं फिर आईएएस प्री में बैठ रहा था। वो मसूरी में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी। इसे कहते हैं भाग्य का होना और भाग्य ही का रोना। हले पूरे तनमन से जमकर पढ़ाई और ईमानदारी से किताबों के पन्ने, फिर साथ दोस्ती, फिर अपने सपनों की नगरी मसूरी ट्रेनिंग के लिए पहुंचना। तारीख थी 8 अक्टूबर 2020। सुबह सुबह ही देहरादून शहर यूपीएससी के नवचयनित अफसरों से गुलजार हो गया। कोई चेन्नई से फ्लाइट पकड़कर आया था, तो कोई गुवाहाटी से, कोई बस से आया था, तो कोई अपनी पर्सनल कार से। एंजल अपने मम्मी पापा और ताऊ जी के साथ दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून होते हुए मसूरी पहुंची। लबासना में ऑफिसर ट्रेनीज के लिए 5 हॉस्टल हैं: नर्मदा, गंगा, कावेरी, सिल्वरवुड और न्यू हैप्पी वैली। कावेरी हॉस्टल और नर्मदा हॉस्टल एक दूसरे के ठीक सामने हैं और इन दोनों के बीच में है होम टर्फ का कैफे। बात यदि सिल्वरवुड की करूं तो ये लबासना एकेडमी से बाहर है। ये पहले एक निजी होटल हुआ करता था। जब ट्रेनी ऑफिसर्स की संख्या बढ़ती गई तो एकेडमी द्वारा बाद में खरीद लिया गया। इसकी खासियत है बालकनी वाले बड़े बड़े कमरे। ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर के कमरों में रहे बच्चों का। लबासना के इन कमरों की क्वालिटी देखकर सिर चकरा गया। फर्स्ट फ्लोर पर 304 से 313 तक रूम लड़कों के लिए आवंटित है। फिर आता है ट्विन शेड रूम में एंजल का कमरा नंबर 314। फाउंडेशन कोर्स के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को ट्विन शेयरिंग रूम ही मिलते हैं, सिंगल रूम नहीं मिलते। 10 अक्टूबर से ही ट्रेनिंग शुरू होनी थी, लेकिन 2020 के बीच में ट्रेनिंग का मजा कोरोना ने किरकिरा कर दिया। साल 2020 जिसने पूरी दुनिया को एक समय के लिए घरों में कैद कर दिया था। अक्टूबर के महीने में भी पूरे भारत में हर रोज लगभग 1 लाख कोविड केस सामने आ रहे थे। ट्रेनी अफसरों को सूचित किया गया कि 13 से 17 अक्टूबर तक की कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। स्वाभाविक रूप से पहले ही दिन लड़कों की नजरें खूबसूरत बालाओं की तलाश में थी। एक लड़का एंजल के पास आकर बोला, हाय, आई एम फ्रॉम भोपाल। मजे की बात यह थी कि एंजल को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, लबासना, ट्रेनिंग सेंटर कम और मैरिज ब्यूरो ज्यादा लग रहा था। 2020 बैच के 421 प्रशिक्षु अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और साथ ही शुरू हो चुका था लड़कों का ये महाअभियान। मसूरी में कौन सी लड़की को जीवन साथी बनाना सबसे ज्यादा मुफीद रहेगा। कुछ महिला अफसर भी पहले दिन से ही ये चाहती थी कि उनकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाए, कोई ऐसा जिसकी आंखों में देखते ही वे सब कुछ भूल जाए। एंजल ने इन बातों को नोटिस किया और उसी शाम मुझसे शेयर भी किया। एंजल ने बताया, आईआईटियंस सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, इश्क लड़ाने में भी टॉपर है। उनकी हरकतें साफ साफ बयां कर रही थी। पहले ही दिन परिचयों का दौर चल पड़ा। आई एम फ्रॉम बिहार, यूपीएससी रैंक 251। आई एम एंजल फ्रॉम राजस्थान। एंजल के पास उस वक्त 3 और लड़कियां खड़ी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनमें से अधिकतर लोग ट्रेनिंग करने नहीं, लव पॉइंट पर इश्क फरमाने आए हों। एक बात मैं यहां जोड़ना चाहूंगा कि मसूरी पहुंचने के बाद के कुछ दिनों में एंजल के तेवर थोड़े बदल से गए थे। मसूरी की ट्रेनिंग एकेडमी की हवा जो लग गई थी, लेकिन प्यार की भी अपनी ताकत होती है।
एंजल ने शाम को मुझे कॉल मिलाया और कहने लगी, वर्ष 2020 के मसूरी ट्रेनिंग बैंच में बहुत सारे ऑफिसर बेहद संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं। किसी का ये 8वां अटेम्प्ट था तो किसी का ये 6ठा इंटरव्यू। कोई बेहद कठिन आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर मसूरी में आईएएस ऑफिसर बनने आया था, तो कोई पार्ट टाइम जॉब के साथ पढ़ाई करके। गिरीश, मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कठिनाइयां एवं बाधाएं जीवन के अंग है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब जीवन में संघर्ष आता है तो लोग उसे अपना दुर्भाग्य मानने लगते हैं, जबकि जीवन में संघर्ष को दुर्भाग्य नहीं, चुनौती समझना चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि जिसका संघर्ष जितना गहरा होता है वो उतना ही प्रगति करता है। मुकद्दर का सिकंदर वही कहलाता है जो जीवन में संघर्ष करता है। मेरे यार, मनुष्य जब संघर्ष की भट्टी में खुद को तपाता है तभी वो कुंदन बनकर उभरता है। सच पूछो तो जीवन का संघर्ष हमारे लिए सबसे महान आशीर्वादों में से एक है। यह हमें धीरज, संवेदनशील और ईश्वरीय बनाता है। वास्तव में संघर्ष ही जीवन को निखारता, संवारता व तराशता है। जीवन में अगर संघर्ष न हो, चुनौतियां न हो, तो मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। असल में संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और हमारा चरित्र ही ये तय करता है कि हम क्या बनेंगे। इसलिए जीवन में आने वाले संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्याओं का सैलाब आए तो भी सपने जीवित रखें, क्योंकि इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जीवन में संघर्ष होने से श्री राम या महात्मा गांधी या फिर अब्राहम लिंकन का जीवन आदर्श बना था। दरअसल संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। मैंने कहा, हाँ, आपकी बात गहराई वाली है एंजल। लगता है मसूरी में आज मोटिवेशनल चीजें ज्यादा बताई गई है। वैसे जीवन में छोटे बड़े संकट और संघर्ष के अनेक तूफान तो आते ही रहते हैं। हमें उन तूफानों से विचलित न होकर धीरज के साथ डटकर मुकाबला करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी कभी धैर्य का साथ न छोड़े तथा निराशा, उदासी एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को अपने पास न फटकने दे। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस जरूरत है तो व्यक्ति में उत्साह, हिम्मत एवं संघर्षमय दृष्टिकोण की। मानव को चाहिए कि वो हमेशा कर्मठता एवं मनोबल से कार्य करता रहे और जीवन का संघर्ष जारी रखे। संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझे और उससे भागने का प्रयास न करे। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। संघर्ष हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे हमें हमेशा उसे सकारात्मक रूप में ही लेना चाहिए। मैं तो जितनी बार फेल होता हूं उतनी ही तेजी से और उतने ही अधिक उत्साह से वापस अपने कर्म पथ पर लग। सच बात है, तुम तो खुद अखबारों में मोटिवेशनल कॉलम में इन सब बातों को लिखते रहते हो। मैंने भी तुम ही से सीखा है गिरीश। ये तो आपका बप्पन है। मैडम, क्या बात है, आज मैडम से संबोधित किया और इसी बात पर हम दोनों हंस पड़े। एक बात बोलूं, लॉकडाउन में कितनी सारी बंदिशें लग गई हैं, जिनकी वजह से हम ठीक से मिल भी नहीं पा रहे हैं। आपकी कॉल का जितनी व्यग्रता, बेचैनी और बेताबी से इंतजार रहता है उतना अन्य किसी का नहीं रहता। एंजल, मैंने कहा, यार गिरीश, भविष्य के प्रति अनिश्चितता की वजह से बहुत लगता है कभी कभी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद कौन सी अनिश्चितता रह गई है जीवन में, बताओ। एक डर है जो सता रहा है। एंजल ने कहा, जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी डर का सामना करना पड़ता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी भी चीज से कभी रत्ती भर भी डरा ना हो। इस संसार में व्यक्ति लोभ व भय से ही सबसे अधिक प्रभावित होता है। किसी को परीक्षा का भय, किसी को अपने अपमान का भय, किसी को व्यापार में घाटे का भय, किसी को बीमारी का भय, तो किसी को धन के हरण होने का भय है। यही नहीं, आज अनेक अज्ञात किस्म के भय लोगों की जिंदगी को डावाडोल कर रहे हैं,
जैसे तुम्हें भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। भय मनुष्य के लिए एक ऐसा अदृश्य भूत होता है जो अदृश्य रहकर भी प्रतिक्षण मनुष्य को प्रभावित करता रहता है। भय से व्यक्ति का मनोबल कमजोर पड़ता है। इस वजह से व्याकुलता, अधीरता और अस्थिरता की मनोदशा उत्पन्न होती है। ऐसी मनोदशा में चिंता का जाल जंजाल बुनकर व्यक्ति अपने चिंतन को बिगाड़ लेता है। भय की प्रतिक्रिया से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हालांकि अधिकतर भय काल्पनिक होते हैं, फिर भी उनकी प्रतिक्रिया शरीर पर गंभीर होती है। भय सामान्यतः व्यर्थ के भ्रम, अंधविश्वास, आत्मविश्वास की कमी और नकारात्मक सोच से उत्पन्न होता है। जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए या जीत के लिए डर अथवा भय पर काबू पाना आवश्यक है। भय से निजात पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को मजबूत बनाना जरूरी है तथा अभय की साधना करनी आवश्यक है। भय पर काबू पाने के लिए ये जानने की कोशिश करें कि जो भय आपको सताते हैं, क्या उनका वाकई कोई वजूद है। दूसरा तरीका है कि जिस बात या काम से आपको भय लग रहा है, उस काम को बार बार करें। एक बार आप अपने डर का सामना कर लें तो आपको एहसास होता है कि ये उतना बड़ा नहीं है जितना आप सोचते हैं। जो भविष्य का भय नहीं करता, वही वर्तमान का आनंद उठा सकता है। वास्तव में संसार का सबसे आनंदित और खुश इंसान कौन है? वो जिसके पास अपार धन दौलत और शोहरत है? नहीं, दुनिया का सबसे आनंदित इंसान वो है जो निर्भीक निडर है, जो खुद को बिना हिचक अभिव्यक्त कर पाता है, जो कुछ हटके नया करने से डरता नहीं, नए प्रयोग करने से घबराता नहीं, जो नवाचार के सारे जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है, जो असफल होने से घबराता नहीं। वही है सबसे आनंदित व्यक्ति। भय और हिचक से ऐसी मुक्ति ही स्वर्ग है। मसूरी के 421 ट्रेनी अफसरों में एंजल सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि पूरे लबासना में उनके चर्चे थे। लड़के अक्सर उस पर तंज कसते थे कि आप कहां आईएएस बन गई, आपको तो मॉडलिंग में होना चाहिए था। एंजल की क्लास में एंट्री कई ट्रेनी अफसरों के दिलों की धड़कनों को रोक देती थी। 421 लोगों का बैच होने के कारण हर हफ्ते कई बर्थडे पार्टियां भी होती थी। एक दिन गंगा ढाबे के बाहर 2 प्रशिक्षु अधिकारी बात कर रहे थे। खोजी खबरची बता रहे हैं कि अमुक जी का अमुक से चक्कर तो पक्का चल रहा है, परंतु ये विश्वस्त सूत्रों से भी पता न लग सका है कि ये चक्रवात कितना दैहिक है और कितना रूहानी है, शादी के मंडप तक जाएगा या ओयो ही अंतिम ठिकाना है। दूसरी तरफ 2 लड़कियां बातें कर रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में 5 दिन तक बनियान तक नहीं बदलने वाले लड़के मसूरी में जाकर दिन में 2 बार ड्रेस बदलते हैं। मुखर्जी नगर में महीने भर तक शेविंग न करने वाले मसूरी में हर दिन चेहरे चमकाते हैं। ये है मसूरी की हवा का असर। नवंबर से दिसंबर की धूप मसूरी में बेहद सुखदायी होती है। फाउंडेशन कोर्स के आखिरी दिन एंजल ने सलेटी रंग की काशी भ्रमर साड़ी पहन रखी थी, नन्ही सुनहरी बूटियां तथा मैरून बॉर्डर। वो दोपहर 3 बजे के आसपास गैलरी में बाहर बैठी धूप सेक रही थी। तभी उनकी मम्मा का कॉल आया। लड़का आईपीएस ऑफिसर है और अपनी बिरादरी का है, दिखने में भी ठीक ठाक है। तुम कहो एंजल तो उनके पापा को हाँ बोल दे। मेरी भावी सासू मां ने एक ही सांस में इतनी बातें बोल दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी, एंजल ने कहा और फोन काट दिया। मैं ब्याह करूंगी तो सिर्फ गिरीश से, अन्यथा मैं आजीवन शादी नहीं करूंगी। उसके मन में ख्याल आ रहा था, लेकिन उसने मम्मा से नहीं कहा। उसके शाम को अपने रूम पर लौटने के बाद एंजल बिस्तर पर जाकर लेट गई और करवटें बदलती रही। नींद उसके नैनों से कोसों दूर थी। मन ही मन सोच रही थी, मम्मा को कैसे भरोसा दिलाओ कि मैं सिर्फ और सिर्फ गिरीश से प्यार करती हूं, प्यार ही नहीं उन पर जान छिड़कती हूं। मम्मा का सख्त मिजाज अंदर से डरा भी रहा था। पता नहीं उनका क्या रिएक्शन रहेगा। आईएएस ऑफिसर बनने के बावजूद भी एंजल अपने मम्मी की सख्त मिजाज से बहुत डरती थी। सिलेक्शन से पहले तो स्थिति और ज्यादा सोचनीय थी। उनकी मम्मी पास में रहें तो कभी फोन कॉल पर बात करने का सवाल ही नहीं उठता था। घंटों तक केवल टेक्स्ट मैसेज से चैटिंग हो पाती थी।
एंजल मसूरी के हॉस्टल में उस रात को रोई, टूटी और बिखरी, लेकिन उनका मन किसी और से शादी करने को गवाही नहीं दे रहा था। एंजल की मां को भी ये अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि उनकी लड़की पर किसी के इश्क का भूत चढ़ा हुआ है, जो समय बीतने पर उतर जाएगा। मेरे घरवाले और रिश्तेदार हमारे बीच के रिश्ते को लेकर के बिल्कुल राजी नहीं होंगे। क्या हम कोर्ट मैरिज कर लें? एंजल ने मुझे कॉल करके कहा, करेंगे तो घरवालों की सहमति से ही। आप प्रतीक्षा करो, मैं रिश्ता लेकर के आपके घर आऊंगा। मैंने कहा। एंजल अब गिरीश की दुल्हन बनने का सपना देखने लगी थी। वो जब भी व्हाट्सएप या फोन कॉल करके मुझसे पूछती कि मैं उसे दुल्हन बनाकर कब सनसिटी ले जाऊंगा, तो मैं उसे ये करके टाल देता था कि मुझे सेटल होना है, उसके बाद में आपके घर वालों को मनाएंगे। तुम कब आओगे? मेरे घर रिश्ते की बात कर रहे हैं, मम्मी और पापा मुझ पर शादी का दबाव बना रहे हैं। एंजल ने एक दिन फिर विवश होकर के कहा, एंजल, अपने पापा से कह दो कि मैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शादी करूंगी, तब तक मैं भी सेटल हो जाऊंगा। थोड़ा वक्त तो दो एंजल, मैंने बेपरवाही के अंदाज में कहा। उनकी चिंता तब बढ़ने लगी जब बाड़मेर के धोरिमना के धोरों से उनके घर में बहुत से रिश्ते आने लगे। एंजल पर शादी करने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। जब अगली सुबह मैं और एंजल वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहे थे तो मसूरी में एक साथी आईएएस सहेली ने उससे पूछा, कौन है ये? मेरा भावी दूल्हा, मैं तो इससे ही ब्याह रचाऊंगी। उसने तपाक से कहा। बिना सोचे बिना समझे जो चीज दिल से निकलती है वही चीज सही होती है। हम तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इतने ज्यादा रिश्ते आ रहे हैं जितने आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद नहीं आए थे। एंजल ने बताया, इतने ज्यादा रिश्ते देखकर तुम्हारी मम्मा बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन न करा दे? मैंने कहा, हाँ, सहेलियां कह रही है कि लड़के का स्टेटस होना चाहिए। क्या करें, जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। मैं आईएएस ऑफिसर तो नहीं हूं और स्टेटस का आकलन कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी किसी से कमतर नहीं हूं। वैसे पापा की कॉल आई थी, दीपावली पर घर बुला रहे हैं। मैंने एंजल को कहा, जाओ फैमिली के साथ दिवाली मनाना, तुम भी चलो मेरे साथ। मेरी फैमिली तुमसे मिलने को बेताब, और मेरा एक दोस्त है जिसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है कि उस व्यक्ति से शादी मत करना जिसके बगैर आप रह सकते हैं। शादी उसी से करना जिनके बगैर आप नहीं रह सकते। तो सोच लो, मेरे बगैर आप रह सकते हो तो मुझसे शादी मत करो एंजल। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रही थी। चलिए बाद में बात करते हैं, क्लास है 10 मिनट में, उन्होंने कहा और फोन रख दिया। कलेक्टर होता है, छुट भैया राइटर को कौन पूछता है? दिव्या ने कलेक्टरी की ताकत का एहसास कराते हुए कहा। चेतन भगत, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, कुमार विश्वास, नीलोत्पल मृणाल, मनोज मुंशिर और जावेद अख्तर के नाम के सामने आईएएस का पद क्लर्क की नौकरी लगती है। एंजल ने गिरीश को लेखन की दुनिया का भविष्य का सुपरस्टार बताते हुए कहा, और ये सब छोड़ो, हमारे बैचमेट में कितनी ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने नॉर्मल लड़की से शादी की है। उन्होंने तो कभी स्टेटस देख करके शादी नहीं की। कोई लड़की पसंद आ गई तो आ गई। जब लड़के स्टेटस के ऊपर अपने प्यार को तवज्जो देते हैं तो लड़कियों को क्यों नहीं देनी चाहिए? फिर हम महिला सशक्तिकरण और पुरुष प्रधान मानसिकता की बात करते हैं। जब हम हर तरफ महिलाओं की समानता की बात करते हैं तो स्टेटस वाला चक्कर लड़कियों भी को छोड़ देना चाहिए और अपने प्यार को तवज्जो देनी चाहिए ताकि वे जीवन भर खुश रह सके। स्टेटस से खुशी नहीं मिलती। एंजल, तेरी बात में दम है। गिरीश के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, कमाल का लिखता है। सुना है आप पर कोई उपन्यास भी लिख रहे हैं गिरीश जी। अब तक मौन बैठी अलका ने गर्मागर्म चर्चा का हिस्सा बनते हुए कहा, और मैं गिरीश से बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। मैं आईएएस बन गई और गिरीश नहीं बन पाया, इसलिए मैं अलग हो जाऊं। क्या यह प्यार का मजाक नहीं होगा? एंजल ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए कहा। याद है एंजल,
तुमने बताया था कि तुम्हारी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक गिरीश ने एक मेंटर और मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, और वो धूप छाव और बारिश में तुम्हारे लिए छाता बनकर खड़ा रहा। अलका ने एंजल के पक्ष में दलील पेश करते हुए कहा, याद है, मुख्य परीक्षा हो या प्री इंटरव्यू हो या स्ट्रेट जी, हर मोड़ पर गिरीश ने कितनी मदद की है मेरी। उसका कितना सपोर्ट रहा है मुझे तुम अच्छे से जानती हो। यूपीएससी मेरा पैशन था, वो गिरीश ही था जिसके सहयोग से मैं अपना पैशन पूरा कर पाई। उनकी सिर्फ यही एक चाहत थी कि मैं एक अच्छी रैंक के साथ यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाऊं। अब मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, मैं उसकी रूह को धोखा नहीं दे सकती। फिर मां का पुराना राग, शादी कर लो। तंग आ गई हूं मैं, पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है, बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। तुझे गिरीश बहुत प्यार करता है, जान छिड़कता है तुझ पर। दुनिया के लिए शायद तू एक व्यक्ति हो, लेकिन गिरीश के लिए तू पूरी दुनिया है। अलका ने बगल में बैठी मेन्यू पलटती एंजल को कोहनी मारकर फुसफुसाते हुए कहा, कामदेव के वैसे गिरीश दिखने में भी कामदेव के अवतार से कम नहीं लगता। दिव्या ने कहा, शादी के बाद वो मेरा हर कदम साथ निभाएगा, और अगर उसमें कोई कमी है भी तो मैं उसे सुधार लूंगी। एंजल ने स्टूल से उठते हुए कहा। तीनों बैचमेट रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उठीं। एंजल ने काउंटर पर बिल भरा और अपनी आईए सहेलियों के साथ वो नर्मदा हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। आसमान का रंग नीले से नारंगी हो चला था। अपने रूम में जाकर एंजल ने लाइट ऑन कर चाबियां की होल्डर पर लटकाई और सीधे बेड पर जाकर लेट गई। वो बहुत थकान महसूस कर रही थी, केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी। एक सुबह प्रोफेसर चटर्जी की भारी भरकम आवाज पूरे हॉल में गुंजायमान थी। हालांकि ट्रेनी ऑफिसर्स में से कुछ गोलू टाइप के ऑफिसर लेक्चर को बेहद ध्यान से सुन रहे थे। कई ऑफिसर इसलिए नींद फरमा रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आईएएस बनने के बाद में ये लेक्चर सुनने का भला क्या फायदा। कुछ को नींद आ रही थी, लेकिन वे लड़कियों की तरह शर्मा रहे थे, और बाकी बचे कुछ ट्रेनी ऑफिसर अपने क्लासमेट की ही लड़कियों के साथ नैन मटक्का कर रहे थे। क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थी, लेकिन भावी एडमिनिस्ट्रेटर इससे बेफिक्र थे। कई तो ये भी सोच रहे थे ओल्ड राजेंद्र नगर में भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास ले रहे थे, और मसूरी में भी ले रहे हैं, तो सिलेक्शन लेने और सिलेक्शन न लेने में अंतर क्या रह गया है। वे मन ही मन सोच रहे थे कि दिल्ली के छोटे छोटे कमरों में सालों पढ़ पढ़ कर पकने के बाद तो सिलेक्शन होता है, कम से कम यहां तो मजे से जीने दो यारो। सारे लेक्चर इंग्लिश में होते थे, जिस कारण से तमिल, हिंदी और तेलुगु जैसे अन्य मीडियम वाले कई अफसरों के दिमाग को हवा भी नहीं लगती थी। रमन, जो तमिल भाषा से चयनित इकलौता आईएएस ऑफिसर था, उसे लाख कोशिश करने के बावजूद लेक्चर समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी, जबकि लबासना में लाइब्रेरियन से लेकर गेटमैन तक अंग्रेजी में बात करता था। ऐसा लगता था कि मसूरी भारत के बाहर कहीं ग्रेट ब्रिटेन में हो। मसूरी में डेली रूटीन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे के आसपास हो जाती है। दिन की शुरुआत आमतौर पर सुबह 6 बजे पोलो ग्राउंड में 1 घंटे या 6 से 10 किमी की जॉगिंग के साथ होती है। उसके बाद सुबह 9 बजे से कक्षाएं शुरू होती हैं, और एक दिन में लगभग 5 से 6 सेशन शाम 5 बजे तक होते हैं। प्रत्येक कक्षा सत्र 55 मिनट तक चलता है। शाम 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक खेल और घुड़सवारी की गतिविधियां आयोजित की जाती है। टाइम टेबल इतना व्यस्त रहता है कि कई बार ट्रेनिंग करने वाले ऑफिसर्स को घर पर फोन पर बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की शिकायतें तो सामान्य हो जाती है। देखो, अफसर बन गई है, अब टाइम थोड़े ही होगा इसके पास। इस तरह के ताने सुनने को मिलने शुरू हो जाते हैं। 1-2 बार तो ये बात मैंने भी एंजल से कह दी थी कि इतना टाइट शेड्यूल कैसे हो सकता है। हाँ, संडे को जरूर थोड़ी बहुत राहत मिलती है। दूसरी ओर अनमैरिड अफसरों की अपने लिए रानी जैसी ही लड़की की तलाश जारी थी। वैसे लबासना में हैंडसम अफसरों की कमी नहीं थी। एंजल की सहेली रवीना का अमरेश पर दिल आ गया, और जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट जाने लगे।
वैसे अगर कोई प्रशिक्षु लड़का प्रशिक्षु महिला अधिकारी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चला जाता तो सभी अफसरों में इस बात की फुसफुसाहट तेज हो जाती और यही बातें होती कि वो उसको डेट कर रहा है। इन बातों में कई बार सच्चाई भी होती थी। मसूरी के सभी फेमस रेस्टोरेंट्स में ट्रेनी अफसर डेट करते अक्सर दिख जाते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के दावों के अनुसार 2017 से लेकर अब तक कुल 52 आईएएस अफसरों ने साथी अधिकारियों से शादी की है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का मानना है कि लबासना ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए रोमांस सेंटर भी है। अक्सर ये चर्चा होती थी कि आप कौन सी शादी करने जा रहे हो, लव मैरिज या कैडर मैरिज। मसूरी में कैडर आवंटित हो जाने के बाद अफसरों में कैडर वाला प्यार उमड़ जाता है। परिसर में ट्रेनिंग ऑफिसर्स को केवल फॉर्मल ड्रेस पहनने की अनुमति दी जाती है। यहां तक कि मेस में खाने के लिए भी ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। अपने रूम के बाहर कोई भी अफसर बाथरूम स्लीपर या सैंडल पहनकर नहीं घूम सकता। ऐसे करने पर दंड का भुगतान करना पड़ता है। क्लासरूम के ड्रेस कोड में पुरुष ऑफिसर्स को गर्मी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है और सर्दी के मौसम में नेकटाई के साथ फुल स्लीव शर्ट, जैकेट और पैंट्स पहनना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ लेदर शूज भी अनिवार्य है। वहीं महिला ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, वेस्टर्न बिजनेस सूट, औपचारिक जूते, सैंडल के साथ पहनना अनिवार्य है। सभी ऑफिसर्स को मेस में खाना खाते समय भी इसी ड्रेस कोड का पालन करना होता है। एक दिन सुबह मैं मसूरी में घूम रहा था तो तैयब अली ने कहा, मसूरी में बारिश तो धनौल्टी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आओ जमकर एडवेंचर का लुत्फ उठाते हैं। मसूरी की वादियों में बरसात का नजारा बहुत ही मन भावन होता है। 100 बार देखकर भी मन न भरे, ऐसा मैंने कहा। स्नोफॉल के समय पहाड़ों को नजदीक से भला कौन नहीं देखना चाहेगा। लगभग 20 साल से निरंतर मैंने भी इस खूबसूरत जगह का दीदार किया है। सच कहूं तो मेरी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक जगह मसूरी भी है। मैंने भी इन पहाड़ों की खूबसूरती को बहुत नजदीक से देखा है। अगर आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं तो आप भी उत्तराखंड स्थित मसूरी हिल स्टेशन की सैर का प्लान बना सकते हैं। यूं तो मसूरी में घूमने के लिए छोटी बड़ी कई खूबसूरत जगहें हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैंने जिन बेहतरीन जगहों को करीब से देखा है उनमें ये कुछ जगह मेरी पसंदीदा रही है। लाल डिब्बा, क्लाउड एंड, केम्प्टी वाटरफॉल, धनोल्टी, सुरकुंडा देवी मंदिर, ग्रीन विंडो एडवेंचर, मसूरी झील, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, झरीपानी वाटरफॉल, भट्टा फॉल, संतूरा देवी मंदिर, कंपनी गार्डन, माल रोड, गन हिल, पिक्चर पैलेस, लंबी वाइन धार और हाथी पाव। स्विट्जरलैंड के बाद मसूरी दूसरी ऐसी जगह है जहां से सूर्यास्त का इतना खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। बल्कि मैं तो कहूंगा आप मसूरी के अलावा ऐसा अद्भुत दृश्य कहीं भी नहीं देख सकते। मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड से 3 किमी की दूरी पर कैमल्स बैंक रोड भी है, जिसका नाम ऊंट के पीठ के आकार की एक चट्टान से लिया गया है। कहा जाता है कि कैमल्स बैंक रोड का निर्माण सन 1840 में किया गया था। इस सड़क पर एक प्राचीन हवाघर भी है जहां बैठकर लोग खूबसूरत चोटियों को देख सकते हैं। इस हवाघर को ब्रिटिश काल में स्कैंडल पॉइंट के नाम से जाना जाता था। हिमालय की चोटियों को करीब से देखने के इच्छुक लोगों के लिए यहां टेलीस्कोप उपलब्ध रहता है, जिसकी सहायता से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और चौखंबा नंदा देवी की चोटियां साफ दिखाई देती है। भारत में अगर आप कहीं घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो मसूरी एक अच्छा विकल्प है। ये उत्तराखंड राज्य का एक रमणीय पर्वतीय नगर है। अपनी मनोहारी प्राकृतिक सुषमा के कारण इस नगर को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इस नगर की औसत ऊंचाई लगभग 6,600 फीट है। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी F.J. शोर सन 1823 में अपने कुछ दोस्तों के साथ पर्वतारोहण करते हुए प्रथम बार यहां आए थे और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित हो गए। कालांतर में ये नगर ग्रीष्मकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ के हिल स्टेशन, प्राचीन मंदिर, झरने,
घाटियां, वन्यजीव अभयारण्य और शैक्षिक संस्थान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों में गनहिल, लाल टिब्बा और नाग टिब्बा आदि है। गनहिल पहाड़ी समुद्र स्तर से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसका ऐतिहासिक महत्व है। स्वतंत्रता पूर्व इस पहाड़ी से हर दोपहर को तोप से एक गोला दागा जाता था ताकि स्थानीय लोगों को समय की जानकारी दी जा सके। उस समय लोग अपनी घड़ियों को उसी के अनुसार सेट कर लिया करते थे। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टॉवर इस पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर पर्यटकों की सुविधा के लिए एक जापानी टेलीस्कोप सन 1967 में स्थापित किया गया था। इस टेलीस्कोप के माध्यम से पर्यटक निकटवर्ती इलाके बंदेरपुंछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ को देख सकते हैं। नाग टिब्बा मसूरी की अन्य लोकप्रिय पहाड़ी है। इसे नाग चोटी के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक यहां आकर कई साहसिक खेलों का आनंद उठाते हैं। यहां पर झरीपानी झरना, भट्टा झरना और मोसी झरना अपनी रमणीयता के लिए विख्यात है। मसूरी की सैर पर आने वाले पर्यटकों में कैंपटी झरना अत्यंत लोकप्रिय है। समुद्र स्तर से इस झरने की ऊंचाई 4500 फीट है। इस क्षेत्र की सुंदरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी जॉन मेकिनन ने इसे एक पर्यटन स्थल में बदल दिया था। पर्यटन स्थल के अलावा ये नगर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, सेंट जॉर्ज कॉलेज, ओक ग्रोव स्कूल, वयानबर्ग एलन स्कूल आदि के लिए प्रसिद्ध है। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ब्रिटिश राज में ये पंक्तियां हर शहर के कैंटोनमेंट एरिया में होर्डिंग्स पर लगी रहती थी। यही पंक्तियां उस समय मसूरी के मॉल रोड पर भी लगी थी। लेकिन मोतीलाल नेहरू का परिवार इन पंक्तियों के लिए अपवाद था। 1920 से 40 ई शून्य के दौरान इंदिरा गांधी का नियमित विजिटिंग स्थल थी ये जगह। मसूरी की खोज 1825 ई शून्य में एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन यंग ने की थी। 1827 ई शून्य में लैंडोर में सैनिटोरियम बनाया गया जो बाद में कैंटोनमेंट बन गया। समुद्र तल से 5991 फीट की ऊंचाई पर बसे इस शहर की जनसंख्या 1901 में महज 600 के आसपास थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार आज 3 लाख से ऊपर है। देहरादून से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये शहर 1900 ई शून्य में रेलवे से जुड़ा। मंसूर नामक स्थानीय पौधे की वजह से इसका नाम मंसूरी पड़ा, जो आगे बिगड़कर मसूरी हो गया। 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन अधिकृत तिब्बत से भागकर यही शरण ली और तिब्बत की निर्वासित सरकार बनाई। प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड आज भी एक स्थानीय किताब की दुकान में शाम के 3 बजे नियमित रूप से अपने पाठकों से मिलने आते हैं। 1853 का सेंट जॉर्ज स्कूल यहाँ का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। 1850 में बने वुडस्टॉक स्कूल में अमेरिकी मिशनरियों द्वारा ब्रिटिश महिलाओं को प्रोटेस्टेंट पंथ का प्रशिक्षण दिया जाता था। चीड़ देवदार के जंगलों में बसा ये शहर भारतीय सैलानियों के लिए आज भी बहुत आकर्षण रखता है। मसूरी का 125 साल पुराना हाथ रिक्शा आज भी आकर्षण का केंद्र है, जो माल रोड पर पर्यटकों के दर्शनार्थ रखा है। मसूरी के हाथ रिक्शा का एक इतिहास है। 19वीं शताब्दी आते आते मसूरी एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में स्थापित हो चुका था, परंतु पहाड़ पर आवागमन एक समस्या थी। तब 1890 में एक व्यवसायी ने हाथ रिक्शा का प्रस्ताव रखा। इसे अंग्रेजों ने बहुत पसंद किया, यहां तक कि इसके निर्माण के लिए चार्ली विली होटल के परिसर में जगह भी दी। आजकल उसी होटल में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी खुली है, जहां आईएएस अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है। ये दिल्ली से नजदीक और अमूमन सस्ता होने की वजह से साल भर यहां पर्यटकों की भीड़ रहती है। मसूरी नगर निगम इस भीड़ को संभाल सकने में नाकाम रहा है। फलतः पर्यटकों द्वारा किया गया कचरा इस जगह के आकर्षण और स्वच्छता को लगातार बिगाड़ रहा है। अत्यधिक निर्माण विनिर्माण गतिविधियों के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी है और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में तापमान में वृद्धि भी हुई है। इसे रोके जाने की आवश्यकता है।
मसूरी घुमक्कड़ी का सबसे सही समय या तो मई से जून की भरी गर्मियों में है या जनवरी की हाड़तोड़ सर्दियों में। हालांकि सर्दियों के मौसम में यहां जाना थोड़ा जोखिम भरा है। स्नोफॉल की वजह से मसूरी के सभी पहाड़ी रास्ते इतनी फिसलन भरे हो जाते हैं कि यहां अक्सर रोड पर गाड़ियों के फिसलने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मसूरी पर जे माथुर की ये पंक्तियां सटीक बैठती है। हुस्न की वादियों में बसी पहाड़ों की रानी मसूरी है ये, गढ़वाल का ताज है, पर्यटकों की दीवानगी मसूरी है ये, चौड़े पतले टेढ़े मेढ़े रास्तों से चढ़ते हुए बसी है ये, जहां पानी भी ठंडा है और हवा भी बहती ठंडी है ये, पर्यटनों के स्थलों से भरी हुई सुंदर प्रलोभनकारी है ये, हर प्रेम करने वालों के अटूट प्रेम की मनोहारी है ये, डूब जाए इसकी खूबसूरती में ऐसी कलाकारी है ये, लोगों के दिलों को जो जोड़ दे ऐसी न्यारी है ये। 13 मुखर्जी नगर की गपशप। दिल्ली के जीटीबी नगर की कैंपस लाइब्रेरी के बाहर हम एक दर्जन भर मित्र बैठे हुए थे। हमारे ग्रुप में गर्मागर्म चल रही बहस के बीच विद्या आई और बोली, मैंने 50 मॉक टेस्ट का 3 बार रिवीजन कर लिया है। और गिरीश तुमने? है, मैं तो विजन पीटी 365 पर अटका हूं। बीच में ही सुमित बोल उठा, तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, मेरा तो सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। लवगुरु भैया तो गूगल में सर्च कर रहे थे कि 2 महीने में आईएएस प्री कैसे निकाले। सुमित ने लवगुरु की असलियत सबके सामने लाकर, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं तो पढ़ाई शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं। लवगुरु ने कहा, 2 महीने में कांस्टेबल की परीक्षा न निकले, आईएएस प्री क्या घंटा पर लवगुरु कहां चुप रहने वाला था। सुमित तू जो कहना चाहता है कह, अपने अंदर का लावा बाहर आने दे। माना कि तुम्हें भौंकना आता है, पर याद रखना हमें सिर्फ ठोंकना आता है। जब भी यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो नयन वेले ग्रेजुएट लड़के गूगल में सर्च करते हैं, हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन जस्ट 3 मुखर्जी नगर की गपशप मंथ्स, हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी करंट अफेयर्स इन 1 मंथ। यूपीएससी इतना आसान होता तो हर गली मोहल्ले में से एक आईएएस निकलता। कुछ इनसे भी ऊंचे दर्जे के सिरफिरे तो गूगल में सर्च कर रहे होते हैं कि आईएएस की तैयारी करने के दौरान गर्लफ्रेंड बनाने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। मुख्य परीक्षा से डर नहीं लगता साहब, प्री से लगता है। उसमें 3 बार फेल हो गया मैं। मेंस देता तो कभी फेल नहीं होता। पता है, मैं 2016 में आईएएस प्री परीक्षा में पूरी तरह फेल हुआ। 2017 में कुछ नंबरों से रह गया और इस बार केवल 1 नंबर से प्री में रह गया। इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। रविकांत ने घोर आशावादी अभ्यर्थी का परिचय देते हुए कहा, इतने भी आशावादी मत रहो, अच्छे से मेहनत करो और एक ही प्रयास में यूपीएससी क्लियर कर लो, नहीं तो अगली बार आओगे और कहोगे कि इस बार कम से कम मुख्य परीक्षा तो दी। फिर 2021 में कहोगे कि मुख्य परीक्षा कुछ नंबरों से रह गई और तब तक फाइनल अटेम्प्ट आ जाएगा। लवगुरु ने कहा, और तुम्हारी तोंद क्यों निकलती जा रही है? सुमित ने पूछा। बेटा एक बात समझ लो, अगर पेट बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब यूपीएससी की तैयारी सही चल रही है। इससे पता चलता है कि लड़का केवल और केवल पढ़ाई कर रहा है, उसके पास घूमने और एक्सरसाइज करने का भी टाइम नहीं है। मैंने लवगुरु का पक्ष लेते हुए कहा, वैसे इस बार तो पीटी 365 करंट अफेयर्स को घोल कर पी जाऊंगा। लवगुरु ने कहा, यूपीएससी कभी भी नियम बदल सकता है, करंट पूछे ही नहीं तो। वैसे एक बात तो है, हम पीटी 365 पढ़ते पढ़ते एनपीए बन गए, लेकिन सिलेक्शन का अतापता नहीं है। सुमित ने कहा, अच्छा भैया, सुना है विजन आईएएस बेस्ट है। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर रहे और यूपीएससी की हमारी मंडली के नवागंतुक गौरव ने यह बात कही। हमें यूपीएससी के बारे में ज्ञान मत पेल, तेरी उम्र का हमारा बेटा है। लवगुरु ने अंगड़ाई लेते हुए बोला, लवगुरु भाई, हम सब आपको ज्ञानी बाबा इसलिए तो कहते हैं। मुखर्जी नगर में 2-4 साल और रहोगे तो तुम्हें भी हर कोई ज्ञानी बाबा कहेगा। मैंने स्कॉच पीते हुए कहा, जॉब नहीं कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। लवगुरु ने चेहरे पर आत्मविश्वास लाते हुए कहा, सुमित भाई ये बताओ, जब ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी में इतना पिट रहा है तो फिर ज्योग्राफी क्यों रखा है? लाइफ में अपन को कुछ डेयरिंग करना था,
इसलिए। अच्छा सुमित, जीवन का वर्णन 4 शब्दों में करो, मैंने पूछा। यूपीएससी ने लगा दी, सुमित ने तपाक से जवाब दिया। मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते जाओ, ससुरी कभी तो खत्म होगी। एक बात कहें गिरीश भाई, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहोगे तो घंटा नहीं निकलेगा आईएएस एग्जाम। बस मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखते रह जाओगे। अमित ने कहा, माय गर्लफ्रेंड इज ऑलरेडी एन आईएएस ऑफिसर। वैसे मैं भी बन ही जाऊंगा। मुझे तो तुम्हारी बात में थोड़ी जलन की बू आ रही है। एम लक्ष्मीकांत रिवाइज करने का मन बनाया था आज तुमने। उधर गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और सारा टाइम सोना बेबी करते करते निकल गया। लव गुरु ने झिड़का, सुनने में आ रहा है हमारे जैसे फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी हो गया है। भाई, सुमित ने विषय बदला, खुद के लिए भले ही तेरा वजूद 2 कौड़ी का हो सुमित, लेकिन ग्लोबल लेवल पर तेरी प्राइवेसी तो बड़ी अनमोल निकली रे भाई। लवगुरु ने बेंच पर बैठते हुए कहा, अच्छा ये बताओ कि राजनेता कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों रखते हैं? मैंने पूछा। राजनेताओं को यह अच्छे से पता होता है कि कथनी और करनी में अगर भेद न हो तो कोई माई का लाल चुनाव नहीं जीत सकता। वर्तमान समय की राजनीति तो यह है कि राजनेता लोग ऊंचे आसमान में पतंगे उड़ाते रहते हैं और पब्लिक चरखी पकड़े रहती है। नेता लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते, वे अंतिम घड़ी तक आईसीयू में ही सही, लेकिन देश सेवा करने के लिए लालायत रहते हैं। सेवा कितनी होती है पता नहीं, पर आम आदमी को सिर्फ खाने के लिए ठोकर और पीने के लिए आंसू नसीब होते हैं। सुमित ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, नेता कहते हैं कि चुनाव जिता दो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब बुरे दिनों का कोटा पूरा हो जाएगा। वैसे बुरे दिन आदत में शुमार हो जाए तो वे उतने बुरे नहीं लगते। मैंने कहा, ये सब छोड़ो यार, एक बात सोच रहा था मैं बहुत दिनों से। यदि जातिगत आरक्षण खत्म कर दिया जाए तो क्या जातिवाद खत्म हो सकता है? तुम लोगों को क्या लगता है? लवगुरु ने विषयांतर करते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि जातिवाद नामक दैत्य के प्राण रिजर्वेशन नामक तोते में बसते हैं। बस उस तोते की नस मरोड़ दो तो देश से जातिवाद बिल्कुल खत्म। लोग आज भी शादी रचाते समय जाति उपजाति गोत्र देखते हैं और इसे अपनी आनमान समझते हैं। फिर हम ये उम्मीद कैसे रखें कि जातिवाद खत्म हो जाएगा? ये तो दिवा स्वप्न देखने जैसी बात होगी। लवगुरु भाई, आपने ध्यान दिया, गिरीश तो जेंटलमैन बन गया यार। लेडी लक का जादू, मैनर से लेकर पेशेंस तक एंजल की छाप दिखाई पड़ रही है अपने गिरीश बाबू पर। गिरीश भाई, आपकी प्रेम कहानी मुकम्मल है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेचैनी है, इंतजार भी है और एक दूसरे को पाने की छटपटाहट भी है। सुमित ने कहा, अखबारों में पढ़ा होगा या चैनलों में सुना होगा कि पूरे देश में गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई है और देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की बनने के लिए सर पर दौड़ रही है। मैंने सुमित के टिप्पणी को अनसुना करते हुए बात बदली। ये तो सरासर सरकार की हार और तथाकथित अच्छे दिनों की विजय है। लवगुरु ने चटकारे लेते हुए कहा, वैसे सच्चाई यह है कि मैं तो इतना अज्ञानी हूं कि मुझे यह भी पता कि ट्रिलियन में कितने शून्य लगते हैं। अरे लोमड़, अरे गीदड़, अबे लंपट, अबे लीचड़, अबे गोबर, अबे कीचड़, अरे नाशुक्रे, इतना भी नहीं पता? सुमित ने मजे लेते हुए कहा, वैसे सच बात तो यह है कि मुझे भी नहीं पता। तो यूपीएससी छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। क्या जब लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए होते हैं तो धोनी गेंद खेले बगैर ही पैवेलियन चला जाता है? नहीं ना, क्या पता लास्ट बॉल पर छक्का जड़ दूं। सुमित ने कहा, भारत देश लहर प्रधान देश है। सुनने में आ रहा है कोरोना की चौथी लहर जून महीने तक दस्तक दे सकती है। वैसे तो भारत में कभी विकास की लहर, तो कभी योगी लहर, तो कभी मोदी लहर आती ही रहती है। ये कोरोना की लहर हमारा क्या उखाड़ लेगी? राम, साल 2020 और 2021 बड़े मनहूस साल रहे हैं। साल 2020 और 21 मेरी जिंदगी में मेडन ओवर की तरह गए। कुछ भी हाथ नहीं आया। मैंने अपनी व्यथा लवगुरु को सुनाई। कुछ हाथ नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये अपने आप में कोई छोटी उपलब्धि नहीं है
कि इतनी भयंकर महामारी में अभी जीवन के मैदान में टिके हए हो। जिस तरह क्रिकेट के गेम में जल्दी जल्दी रन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैदान में लास्ट तक डटे रहना। लव गुरु ने दार्शनिक ज्ञान को अपने भेजे से निकालते हुए कहा, आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि किसी ग्रेजुएट लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट कर दे या ब्रेकअप कर ले तो लड़के शादी में जरूर आना फिल्म से इंस्पायर होकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यूपीएससी में 50% कंपटीशन टूटे दिल के मजनुओं का है, जहां या तो इंसाफ है या इंतकाम। सुमित ने कहा, एक बात ध्यान रखो, दिल टूटने मात्र से यूपीएससी नहीं निकल जाता, नहीं तो गली का हर आशिक आईएएस ऑफिसर बन जाए। कमर तोड़ मेहनत करनी होती है। अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो जाए और वो तुम्हें लात मार दे तो उसे जाने दो, पर उससे प्यार करना मत छोड़ो। देख लेना, एग्जाम क्लियर होने पर वो सबसे पहले बधाई देने आएगी। सिविल सेवा की चाह गलत नहीं है और नहीं प्रयास करना गलत है, परंतु कुछ एस्पिरेंट्स मात्र गंगाजल मूवी देखकर खुद में रोमांच पैदा करके मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग पहुंच जाते हैं। ये गलत है। कुछ एस्पिरेंट शादी में जरूर आना टाइप के भी होते हैं, जो मात्र इसीलिए सिविल सेवा चुन लेते हैं कि उनका प्यार ठुकराया गया है। अगर ऐसा है तो भाई तुझे सिविल सेवा की नहीं, वशीकरण वाले बाबा की जरूरत है। बहुत सोच, सिविल सेवा मात्र एहसासों का बहाव नहीं है, बल्कि समझकर जीवन को एक नवीन यात्रा पर ले जाने का वो निर्णय है, जिसमें आपके पास प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता कई बातों का मिश्रण होती है, परंतु मुखर्जी नगर में रहकर अपने जो सीखा है वो भी किसी सफलता से कम तो नहीं है। आप जिस महान लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, उसमें चयन न होने के बाद भी आप लाखों लोगों से बेहतर बन जाते हैं। एक बात समझ लीजिए, यूपीएससी चयन का निर्णय आपका था तो उसकी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी भी आपको लेनी होगी। गर्व महसूस कीजिए कि आप भारत के सबसे उच्च एवं प्रतिष्ठित इम्तिहान में शामिल हैं। बड़ा लक्ष्य बड़ी कुर्बानी मांगता है, तो सजग हो जाइए अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करने के लिए। सिविल सेवा तो सिकंदर की उस विजय यात्रा जैसी है, जिसमें अंत में किसके हिस्से में क्या आएगा ये मात्र नियति जानती है। अर्जुन की भांति संपूर्ण मनोयोग से प्रयत्न करना ही वास्तविक विद्यार्थी का एकमात्र कर्तव्य है। एक बार हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि क्या आपने ये निर्णय भावावेश में तो नहीं लिया है। अगर हाँ, तो शुरू में ही संभल जाइए। अगर बीच रास्ते में आ ही गए हैं तो इसे अपने जीवन का महान उद्देश्य बनाइए। यूपीएससी आपके चयन के लिए ही है, बस बहानों को कुछ समय के लिए टोकरी में डाल दीजिए और बस अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। सिविल सेवा एक प्रतिस्पर्धा मात्र ही तो है, जिसमें आप व मेरे जैसे प्रत्याशी भाग लेंगे। ये एक चक्रव्यूह जैसा है, जहां से निकलना आसान है यदि अपने यूपीएससी की रणनीति समझ ली है तो, अन्यथा आप अभिमन्यु बनने को तैयार रहे। महेश गौर ने जोड़ा। चलो दोस्तों, अब पढ़ने का समय हो गया है, लाइब्रेरी चलकर पढ़ाई करते हैं। लवगुरु ने वॉशरूम की ओर रुख करते हुए कहा, अगर टेबल कुर्सी पर घंटों पढ़कर गर्दन और पीठ में दर्द न हुआ हो तो क्या खाक गंभीर यूपीएससी एस्पिरेंट हो तुम। सुमित ने ये मोटिवेशनल पंक्तियां बोलते हुए लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान किया। अगर दिलों में लपसना का सपना लेकर चल रहे हो तो यूपीएससी एस्पिरेंट हो तुम, मैंने सुमित की ओर देखते हुए कहा। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा बुक का चौथी पार्ट। तो अगर आपको ये ऑडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।